माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आज ये चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज़ एन अनकॉमन कंडीशन इन इन्फेंट्स। इट्स दैट ब्लॉक्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है कि इन्फेंट्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है। ये इंटेस्टाइन तक जाने वाले रूट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाता। नॉर्मली मस्कुलर वॉल्व बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक मस्कुलर वॉल्व होता है जो होल्ड करके रखता है किसको, फूड को इन द स्टमक के अंदर। एंड अंटिल इट इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज के लिए इसको तैयार रखता है, रेडी रहता है। एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस, दिस इज वॉल्व इज कॉल्ड द पाइलोरस वॉल्व। एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस, द पाइलोरस मसल्स थिकन। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर पाइलोरस मसल जो होती है वो थिक हो जाती है एंड बिकम अबनॉर्मली लार्ज, और जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉक कर देती है फूड को फ्रॉम द रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे नहीं जा पाता। एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस कैन लीड टू फोर्सफुल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस की डिजीज़ के अंदर फोर्सफुली वॉमिटिंग होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है और बार बार भूख लगना लगता है। और कॉजेज़, अब आते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर। इसके जनरली पाइलोरिक स्टेनोसिस के अननोन कॉजेज़ होते हैं, बट इसका जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक मेन कॉजेज़ में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आते हैं जेंडर, प्रीमेच्योर बर्थ, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली एंटीबायोटिक यूज़ एट्सेट्रा। और जेंडर में अपन पढ़ेंगे इट इज़ यूजली सीन इन द बॉय, मतलब ये लड़कों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय लड़कियों के, चाइल्ड गर्ल के, है ना। प्रीमेच्योर बर्थ में बच्चा जो होता है मतलब समय से पहले, यानी फुल टर्म बेबी जो होता है उससे पहले डिलीवर हो जाता है, उसे प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं, जिसके अंदर भी ये होने के चांसेस रहते हैं। और जो मदर स्मोकिंग करती है उसमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अर्ली एंटीबायोटिक यूज़, जो बेबीज़ गिवन सर्टेन एंटीबायोटिक इन द फर्स्ट वीक में काफ़ी दवाइयाँ लेना, और जैसे लाइक एरिथ्रोमाइसिन जो वूपिंग कफ वगैरह के लिए यूज़ में आती है एट्सेट्रा, ये दवाइयाँ भी पाइलोरिक स्टेनोसिस को कोज करती है। ठीक है, और बोतल फीडिंग भी पाइलोरिक स्टेनोसिस में मतलब कोज करने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर जैसे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ स्टमक मसल्स और पाइलोरिक स्पिंचर एंड नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस एंड देन ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। जब पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, इसकी वजह से खाना आगे नहीं जा पाता, और फिर स्टमक कंटेंट कैन नॉट फ्लो इजीली थ्रू द नैरो पाइलोरस। अब पाइलोरस जो मसल्स होती है वो नैरो होने की वजह से जो खाना स्टमक से आगे की तरफ मूव नहीं हो पाता। फिर इन एन अटेम्प्ट टू पुश डाउन द फूड वाइग्रस पेरिस्टाल्सिस अकर, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना जब प्रेशराइज करके वापस रिवर्स हो जाता है एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अकर, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। एंड इन्फेंट डेवलप डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है, और फिर हाइपरटोनिक पाइलोरिक स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स होते हैं यूजली अपीयर विद इन 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, बट इट इज़ रेयर इन बेबीज ओल्डर देन द 3 month। ठीक है, इसकी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, द बेबी मे वॉमिट फोर्सफुली एजेक्टिंग ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला अप टू सेवरल फैक्ट अवे। डिहाइड्रेशन, बेबी माइट क्राइंग विदाउट टीयर्स, बिकम लेथार्जी। ठीक है, आंसू नहीं आते हैं लेकिन बच्चा रो रहा होता है फिर भी आंसू नहीं आते। एंड परसिस्टेंट हंगर, बेबी को बार बार भूख लगने लगती है, बार बार खाना खाता है फिर भी भूख लगने लगती है, क्योंकि वो बॉडी तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। एंड वेट लॉस, वजन भी बच्चे का कम होने लगता है। चेंजेस इन बॉल मूवमेंट के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से बेबी के कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड पाल्पेबल मास, when baby is feeding a hard palpable mass is seen in the right upper quadrant। अब बेबी के जब पाल्पेट करते हैं तब हमें देखने को मिलता है राइट अपर साइड में क्वाड्रेंट में हार्ड मास दिखने को मिलता है। मतलब इस जो
पाल्पेबल करने पर हमें हार्ड जैसा फील होने लगता है। अगला आता है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी हो जाता है बेबी को इसकी वजह से। आगे पढ़ते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे बेबी की, और लाइव साइज मास और पाल्पेबल एट राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस मास इज एनलार्ज पाइलरस मसल्स। ऐसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, द टेस्ट एंड इवेल्युएट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बेरियम स्वेलो एक्सरे करवाते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि एट्रोपिन आईवी दिया जाता है, ओरल एट्रोपिन दिया जाता है, रिड्यूस वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड थेरेपी दी जाती है टू ट्रीट फ्लूइड लॉस को, इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बैलेंस इम्बैलेंस करने के लिए और सर्जिकल मैनेजमेंट पाइलोरोमायोटोमी की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या किया जाता है, इसके अंदर पाइलोरोमायोटोमी की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लूइड आर द गिवन इंट्रावेनसली टू ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड रिस्टोर बॉडी नॉर्मल केमिस्ट्री। फिर आफ्टर दैट पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी इज परफॉर्म्ड विच ओपन अप टू the right muscles that has caused the narrowing in the stomach, and this surgery performed using either open or laparoscopic surgical approach. आफ्टर सर्जरी के बाद क्या होता है, पेन, फीडिंग, इंसिजन। तो पेन के अंदर क्या करते हैं, पेन मेडिकेशन दी जाती है, एसिटामिनोफेन गिव टू बेबी टू ईज डिस्कम्फर्ट एंड फीडिंग नथिंग शुड बी गिवन बाय माउथ फर्स्ट 2 hours आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं देना चाहिए। एंड इंसिजन, द इंसिजन शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। बेबी शुड नॉट बाथ इन द टब फॉर 1 week आफ्टर सर्जरी, बेबी को सर्जरी के 1 हफ्ते बाद तक बात नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस में आ गया इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, राइट टू इनेबिलिटी टू रिटेन फूड एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, राइट टू फ्रिक्वेंट वोमिटिंग एंड इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट टू एनपीओ स्टेटस। ठीक है, अब इसके रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, राइट टू फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, डिस्टर्ब फैमिली कोपिंग, राइट टू सीरियसनेस ऑफ द इलनेस। एंड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, रिहाइड्रेशन विथ IV फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी इन इन्फेंट इज सीवियरिटी एंड डिहाइड्रेशन एंड माल नरिश। डिहाइड्रेशन करते हैं, IV फ्लूइड कंटिन्यू देते हैं ताकि वो डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी से बच सके। द इन्फेंट नीड गुड माउथ केयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ मे बी ड्राई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड pacifier is given which can satisfy baby's need for sucking between of interruption in the normal feeding and sucking habits, and involve the parents in preparation for surgery and explain the importance of IV fluid and USG and barium swallow examination etc, and inform about surgical procedure to be performed and explain what they expect and how long operation will last। ये सब चीज़ें इनको इन्फॉर्म होनी चाहिए सर्जिकल से रिलेटेड। एंड एडवाइस पेरेंट्स फॉर फॉलोअप केयर, पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए आगे फॉलोअप के लिए। एंड एडवाइस एंड फॉलोअप केयर एंड होम केयर मैनेजमेंट में चेक द वेट ऑफ द चाइल्ड डेली एंड गिव न्यूट्रिशन डाइट। तो माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट, पाइलोरोमायोसिस की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये नोट्स हैं, आप इसे रिटर्न में लिख सकते हैं, और आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन, एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।